सभी का स्वागत है एक नई वीडियो सीरीज़ में। आज से हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ जो है उसका मेन टॉपिक है। आप किसी भी आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर वो सेप्ट हो सकती है, नाटा हो सकती है, या फिर एनआईडी, या फिर भी किसी भी इंटीरियर कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक्स के बारे में हम लोग बेसिक्स टू एडवांस आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एग्ज़ाम में जौन से टॉपिक आएंगे उन सभी टॉपिक को इस चैनल पर कवर अप करेंगे। उस टॉपिक को बेसिकली कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्लियर करेंगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके पूछे जाने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल हैं उन सारे सवालों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करें तो जैसे ईंटें जोड़ जोड़ कर दीवार बनती है, जैसे ईंटें जोड़ जोड़ कर दीवार बनती है और दीवारों को जोड़कर मकान बनता है, उसी तरह आपको अगर डिज़ाइन सीखनी है तो आपको एलिमेंट पता होने चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट है डिज़ाइन के, कि किन किन चीज़ों से डिज़ाइन क्रिएट होती है। तो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में सबसे पहला एलिमेंट है डॉट। डॉट के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करें तो डॉट को कोई लेंथ नहीं होती, डॉट को कोई विड्थ भी नहीं होती और डॉट का कुछ वैल्यू भी नहीं होता। तो डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो सिर्फ डॉट स्पेस को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ वहाँ पे अस्तित्व में है पर उसका कुछ वॉल्यूम नहीं है, कुछ विड्थ नहीं, कुछ लेंथ नहीं है, कुछ हाइट नहीं है, पर वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद बात करें एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का दूसरा और इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में, वो है लाइन। लाइन कई तरहों से रिप्रेजेंट करती है, कई सारी फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है लाइन। जिसमें लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन ले तो लाइन एक एक डॉट को कनेक्ट करके क्रिएट होती है। लाइन एक एक डॉट को कनेक्ट करके क्रिएट करती है। उसके बाद लाइन की कुछ दिशा भी हो सकती है, लाइन डायरेक्शनल हो सकती है। डायरेक्शनल लाइंस के बारे में ज़्यादा बात करें तो डायरेक्शनल लाइन में मेनली हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे हमें कामनेस, जहाँ पे हमें आराम करना है, जहाँ पे हम थक हार के वहाँ पे रिलैक्स फील करना चाहते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन करना चाहते हैं, उन जगहों पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा यूज़ की जाती है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस के बाद बात करें तो वर्टिकल लाइंस के बारे में। वर्टिकल लाइंस का यूज़ किसी भी मेन स्पेस में से हमें कोई भी एक अलग स्पेस को सेपरेट करना है, यानी कि हमारा एक रूम है, लिविंग एरिया है, इसमें से हमें बाथरूम को सेपरेट करना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन में वर्टिकल लाइंस का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि आप किसी भी मेन स्पेस में से कोई भी एक छोटी सी स्पेस सेपरेट कर रहे हो किसी सेपरेट रीज़न की वजह से। इसका यूज़ ज़्यादातर वर्टिकल लाइन से ही होता है। उसके बाद बात करें वर्टिकल लाइंस के बाद डायमेंशनल लाइन या फिर डायगनल लाइन या फिर डायरेक्शन लाइन। डायरेक्शन लाइन का मेन यूज़ वही होता है कि आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लाना है या फिर किसी भी जगह पे कोई कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ को समझना है, उन जगहों पर, जैसे कि मीटिंग एरिया है, मैनेजर की केबिन है, उन सारी जगहों पर जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, डीपली सोचना है, उन जगहों पर आपके आसपास के पूरे वातावरण को भी उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उस डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा डायगोनल लाइंस का यूज़ होता है। और लाइंस के बाद हम बात करें एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के थर्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है शेप। शेप के बारे में ज़्यादा बात करें तो जब लाइंस डॉट शेप क्रिएट होती है, उसके बाद जब लाइंस क्लोज होती है तब कुछ शेप बनता है। शेप ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक शेप जैसे कि हम लोग बात करें, वो पंख है, पत्ती है, डाली है, टहनी है, वो सब ऑर्गेनिक शेप है। जब इनऑर्गेनिक शेप के बारे में ज़्यादा बात करें तो इनऑर्गेनिक शेप क्या है कि इनऑर्गेनिक शेप जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर, स्फीयर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब परफेक्ट शेप है।
कि जो कुदरत में मिलने आसान नहीं है या फिर मिलते ही नहीं है। इससे हम लोग जानते हैं कि स्पेस शेप्स का यूज़ किन किन जगहों पर किया जाता है। शेप का यूज़ हम लोग देखें कि हमारे बेडरूम में ही देखते हैं कि बेडरूम में जो बेड के 4 कॉर्नर होते हैं वो ज़्यादातर कर्व होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एंगल वाले मतलब कि इनऑर्गेनिक शेप रहेंगे तो आपको उन इनऑर्गेनिक शेप से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, आपके पैरों में भी लग सकती है। इसीलिए कई जगह पे शेप में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक शेप को डिवाइड किया जाता है और उसे उसके मूल गुणधर्मों के आधार पर समझाया जाता है, यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल एरिया में। और शेप 2D होते हैं, उसको हम लोग पेज पे लिख सकते हैं। उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ विड्थ होगी। और उसके बाद बात करें एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के फोर्थ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो है फॉर्म्स। शेप्स और फॉर्म्स सबसे ज़्यादा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से इन दोनों टॉपिक में यानी कि शेप और फॉर्म में से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वो शायद नाटा भी हो सकती है, JEE पेपर 2 भी आर्क भी हो सकता है, और सेफ्ट भी हो सकती है, और NID भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल इन सभी टॉपिक में से सबसे ज़्यादा स्पेस, शेप और फॉर्म, इन दोनों में से ये। आपको फॉर्म के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ कि फॉर्म क्या है। फॉर्म एक 3 डायमेंशनल चीज़ है जिसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ हाइट होगी। हमने देखा था कि शेप में मेनली लेंथ और विड्थ ही होती है, वो 2D प्लान पे है। अगर हम बात करें फॉर्म के बारे में, फॉर्म 3 डायमेंशनल है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। उसके बाद बात करें लेंथ, विड्थ और हाइट है उनकी। और फॉर्म मेनली आपने देखा होगा कि नाटा के अंदर सेक्शन बी के अंदर या तो पहला सवाल या फिर सेक्शन बी का ड्राइंग का दूसरा सवाल, उनमें खास पूछा जाता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर, आपको फॉर्म दिए गए होंगे कि सिलेंडर है, स्फीयर है, ट्राइंगल है, पिरामिड है, इन सभी का कंपोजिशन क्रिएट करके बताओ। इसी तरह से शेप में भी सवाल पूछे जाते हैं कि आप सेक्शन बी का ही ये क्वेश्चन से, ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा कि आप या तो शेप्स का यानी कि आपके पेपर पे शेप्स का 2D कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाओ। मतलब कि आपको पर्टिकुलर 2D शेप्स लेने पड़ेंगे, या फिर वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक शेप भी हो सकते हैं। या फिर आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा कि आप दिए गए ऊपर फॉर्म्स में से उसका कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाए। उसमें कलर थियरी भी यूज़ होगी, या फिर ब्लैक एंड वाइट होगा, डार्क शेडो और लाइट आपको दिखानी होगी। वो सब शेप्स और फॉर्म में से ही ऑफ डिज़ाइन का पांचवा और मेन जो एलिमेंट है वो है टेक्सचर। टेक्सचर के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करें तो टेक्सचर को हम लोग फील कर सकते हैं। हम लोग ग्लास का टेक्सचर छुएंगे और वुड का टेक्सचर छुएंगे। ग्लास प्लेन होता है, उसका टेक्सचर फील नहीं होता, वो ग्लॉसी होता है इसलिए। और उसकी जगह पे हम लोग वुड का टेक्सचर अगर छुए, वुड को छू ले तो वुड का टेक्सचर खुरदुरा होता है और वो रफ होता है। इसीलिए आप लोग टेक्सचर को फील कर सकते हैं। और टेक्सचर कई बार विजुअली और फिजिकली दोनों तरह से आपको दिख सकता है। आप देख के भी ग्लास को पता चल सकते हैं कि ये ग्लास है, इसका कुछ टेक्सचर नहीं होगा। और कई बार आपको सामने जाकर भी उसे चेक करना पड़ता है, मतलब फिजिकली भी देखना पड़ता है। अभी हम बात करें कि 3D वॉलपेपर के बारे में। 3D वॉलपेपर भी कुछ प्रकार का टेक्सचर ही है, पर वो विजुअली आपको दिखता है कि ये पेपर पे लगा हुआ है, पर आप जब उसे टच करेंगे तो उसकी कुछ ऊपर वाली स्किन रफ होगी। इसी दौरान आप उसे भी फिजिकल देख सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का सिक्स्थ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्पेस। स्पेस नहीं होगा तो यहाँ से लाइन भी नहीं बनेगी, शेप भी नहीं क्रिएट होगा और फॉर्म भी नहीं होगा। स्पेस इतना इम्पोर्टेंट है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के लिए कि कोई भी आपको खाली एरिया दिया गया है तो उसमें आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो पहले आपको सबसे पहले डॉट से भी पहले आपको स्पेस को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप इस जगह पे सोफ़ा रखने वाले हैं, इस जगह पे अलमारी रखने वाले हैं। ये आप अपने मन में एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए।
इसीलिए स्पेस एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और स्पेस को भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि इतनी स्पेस यहाँ से अलमारी तक रहेगी, उसके बाद कपबोर्ड के लिए हम इतनी स्पेस में नेगेटिव स्पेस रख देंगे, उसके बाद फिर से पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से आप बैलेंस बनाकर पॉजिटिव और नेगेटिव का आप पूरी तरह से बैलेंस बनाकर आप स्पेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का लास्ट एलिमेंट है स्केल एंड प्रपोर्शन। स्केल एंड प्रपोर्शन के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो स्केल क्या है आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि स्केल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो स्केल मैं कहता हूँ कि आपको एक रूम दिया गया है और उसमें आपको फर्नीचर डिज़ाइन करना है। और अब दूसरी लैंग्वेज, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपको एक बड़ा रूम दिया गया है तो आप बड़े रूम के ही अनुसार अपना फर्नीचर डिज़ाइन करेंगे। तो इसको स्केल बोलते हैं कि स्पेस और ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पेस है हमारा एक रूम जो बड़ा रूम है, और ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट है हमारा फर्नीचर। आप बड़े रूम के हिसाब से फर्नीचर डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब कि स्पेस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है उसे हम लोग कहेंगे स्केल। आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट और स्पेस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम कहेंगे स्केल। अब इसी के कहेंगे कि इसके ही जैसे हम प्रपोर्शन के बारे में बात करते हैं। तो प्रपोर्शन में ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन, ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन जो है, मतलब कि वो विजुअली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है, ऑब्जेक्ट के बीच का जो बैलेंस रिलेशनशिप, वो सब को हम लोग प्रपोर्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको एक डाइनिंग टेबल के नीचे एक रग यानी कि चटाई डिज़ाइन करनी है तो उस चटाई को आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अगर आप लोगों को डाइनिंग टेबल 6 लोगों का बनाया हुआ है तो 6 जब कुर्सियाँ डाइनिंग टेबल के नीचे जाएगी, उसके बाद जब वो निकलेगी कुर्सी, तो वो कुर्सी निकलने के बाद क्या वो कुर्सी आधी रग पर और आधी ज़मीन के ऊपर रहेगी या फिर पूरी की पूरी रग पर रहेगी। वो जो रिलेशन है डाइनिंग टेबल की कुर्सी और आपकी चटाई के बीच, मतलब कि ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग प्रपोर्शन कहेंगे। और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में सबसे पहला है, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में सबसे पहला एलिमेंट है डॉट, उसके बाद लाइन, उसके बाद शेप, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद टेक्सचर, उसके बाद स्पेस और उसके बाद स्केल एंड प्रपोर्शन। ये सभी एलिमेंट का आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है, सिर्फ टॉपिक को क्लियर करने के लिए कि कौन सा टॉपिक किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और इसके एग्जांपल्स हम आने वाले वीडियो में, मतलब कि अगले वीडियो में जानेंगे कि इसके एग्जांपल डॉट को किस जगह पे यूज़ किया गया है, लाइंस को किन किन जगहों पर। हमने देखा कि लाइंस में हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड डायरेक्शनल लाइंस भी होती है। उनका यूज़ अलग अलग थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो इसी तरह से हम इन सभी के एग्जांपल्स लेंगे, शेप के भी एग्जांपल लेंगे, उनके आने वाले क्वेश्चंस, किन तरह से क्वेश्चंस नाटा में या फिर आर्किटेक्चरल एंट्रेंस एग्जाम में, शेप में पूछे जाते हैं, एनआईडी में पूछे जाते हैं, कंपोजिशन किस तरह से पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में, शेप्स, फॉर्म्स, टेक्सचर के बारे में भी एमसीक्यूज में सवाल आते हैं। तो उन एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे, उनके एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू विजुअली उसे देखेंगे कि इसे टेक्सचर कहते हैं, स्पेस इस तरह से डिज़ाइन होती है। और स्केल एंड प्रपोर्शन के भी हम लोग एग्जांपल्स, फोटोज़ और उसके थ्रू समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो आपको यूजेबल लगती है, अच्छी लगती है, प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें। हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उन लोगों के लिए ख़ास ये वीडियोस हमने क्रिएट की है। इसके थ्रू हम आपको जितना समझा सकते हैं उतना समझाएंगे। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें। ख़ास हमें कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको और किन किन चीज़ों की नीड है कि हमें अब इस लैंग्वेज में चाहिए। आप प्लीज़, आपको इस लैंग्वेज में इन टॉपिकों पर बात करनी है। और अगर आप में से कोई गुजराती बंदा ये देख रहा है तो हमारी गुजराती भी चैनल है,
तो इन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उनके भी वीडियो इसी तरह से बनाए गए होंगे तो उन वीडियोस को भी लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें कि आपको क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेरी है। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे।